इस वीडियो में हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1125 को, और ये चैप्टर रिविलेशंस, बिट्रेल और इंटेंस पावर स्ट्रगल से भरा हुआ है जो वन पीस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। कॉज वेगापंक के मैसेज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्लान्स को चकनाचूर तो कर ही दिया है, बट साथ ही पूरी दुनिया में केओस भी मचा दिया है। और इसी केओस के बीच गार्लिंग और लुच्ची जैसे कैरेक्टर्स बहुत ही शॉकिंग सीक्रेट्स रिवील करते हैं, और ड्रैगन भी आने वाले ग्लोबल वॉर को इंडिकेट कर लेता है। और ये सब शुरू होता है इस चैप्टर के टाइटल से, जिसका नाम है हाउ टू डिफाइन डेथ, जो कि 2 चैप्टर्स पहले ही मतलब वन पीस चैप्टर 1123 में खुद वेगापंक ने कहा था। तो ये टाइटल थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है जो लाइफ और डेथ को डिफाइन करने की बात करता है, बट आई स्टिल थिंक ये सैटर्न के डेथ के सीक्रेट से जुड़ा हो सकता है। मतलब वही कि उसकी डेथ कैसे होती है और वो इतने टाइम से कैसे जिंदा था। और सेकंड थिंग तो ये कि सारे वेगापंक्स फिर से जिंदा हो जाते हैं, तो ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है। देन इसके कवर पेज में यामाटो की जर्नी कंटिन्यू होती है, जहां हम ऑब्वियसली यामाटो को देख सकते हैं जो ओडन कैसल पहुंचती है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ओडन कैसल अभी रिबिल्ड हो रहा है, और जब यामाटो वहां आती है ना, तो उसे पता चलता है कि कारपेंटर मिनाटोमो मिसिंग है, और ये वही कारपेंटर है जिसके पास फ्रैंकी काम करता था। तो शायद यामाटो नेक्स्ट कवर में उसे ढूंढने जा सकती है। फिर ये चैप्टर एगेड आइलैंड पे शुरू होता है, जहां पर मरीन सेराफिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि सेराफिम्स को मरीन शिप्स में ले जाने से पहले चार्ज किया जा रहा है। जिसके बाद हम लुच्चे और काकू को भी देख सकते हैं, और वो लोग भी मरीन शिप्स पर बोर्ड कर रहे हैं। और उनके आते एक साइपरपोल एजेंट उनसे स्टसी के बारे में पूछता है। वो साइपरपोल एजेंट कहता है स्टसी सान कहाँ है, जिस पर लुच्ची जवाब देता है मैंने उसे मार दिया। और जब लुच्ची ये बात कहता है ना, तो उसके फेस पर कोई भी इमोशन नहीं होता, बट काकू का फेस छिपा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, इस चैप्टर में स्टसी या किजारू किसी को भी नहीं दिखाया है। फिर सीन कट होके सैटर्न का दिखाते हैं, जो एक इंसिडेंट को याद कर रहा है, और वो इंसिडेंट 200 साल पहले मारिजॉज में हुआ था, जहाँ सैटर्न कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर देता है कि वो जायंट रोबोट इमित को डिस्ट्रॉय कर दे। शायद ये इमित के अटैक के बाद का सीन होगा, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते। इंस्टेड उन्होंने उसे छिपा दिया और सीक्रेटली उस पर स्टडी करने लगे। और ये फ्लैशबैक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मारिजॉस के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स रिवील करता है जो अब तक अननोन थे। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इमित वेगापंक के पास कैसे आया। और साथ में ये फ्लैशबैक इस चीज को भी सपोर्ट करता है कि गोरोसी की एज 800 साल से भी ज्यादा हो सकती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर सैटर्न 9 एडमिरल से बात कर रहा है। सैटर्न कहते हैं कि जो वो लेने आए थे ना, वो सब उन्हें मिल गया है, लाइक पावर प्लांट, यॉर्क और पंक रिकॉर्ड्स, लेकिन उन्होंने ग्रेट फेलियर का भी सामना किया है। जिसके बाद सारे वाइस एडमिरल्स माफी मांगते हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो स्ट्रॉइड्स को पकड़ने के लिए फौरन एल्बाब जाएंगे, पर सैटर्न कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सैटर्न उन्हें बताता है कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हमने वेगापंक के मैसेज को दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट होने दिया। जो सुनकर डॉबरमैन एक बहुत ही रिस्की क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि सेंट सैटर्न, गवर्नमेंट का एक सोल्जर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा एक्शन एक फेलियर था, तो क्या इसका ये मतलब है कि वेगापंक अपने मैसेज में जो भी कह रहा था वो सब सच है? और जब सैटर्न ये सुनता है ना, तो वो बिना कुछ बोले अपनी पावर्स का यूज करके सीधा डॉबरमैन का सिर उड़ा देता है, एकदम वैसे ही जैसे उसने चैप्टर 1094 में किया था। और ये सीन देखकर बाकी वाइस एडमिरल शॉक रह जाते हैं। गिलोटिन कहता है वाइस एडमिरल डॉबरमैन, और बाकी के मरीज भी घबरा कर कहते हैं कि जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद डॉबरमैन बच सकता है। फिर सीन कट होके लैब ऑफ एज का दिखाते हैं, जहाँ यॉर्क नोटिस करती है कि क्लाउड मशीन अपने आप काम कर रही है, और यॉर्क उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर उसके लिए बहुत देर हो जाती है। फिर पंक रिकॉर्ड, जो कि जायंट एग का अपर पार्ट है ना, वो एगेड आइलैंड से अलग होकर क्लाउड्स के थ्रू उड़ने लगता है, जिसे देखकर यॉर्क को गुस्सा आता है, और वो कहती है उन्होंने पंक रिकॉर्ड्स ले लिया। फिर सीन मारिजॉस पर शिफ्ट होता है, और हम देख सकते हैं कि हर जगह फूड की शॉर्टेज है, और सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स बहुत ही पैनिक कर रहे हैं। और ये सब ड्रैगन और रिवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से हो रहा है, कॉज उन्होंने रेवरी के वक्त मारिजॉस पर अटैक करके उनका फूड स्टोरेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लस वो बहुत से नेशंस को इंडिपेंडेंट करके वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिसोर्सेस कम कर रहे हैं, जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद रिवोल्यूशनरी आर्मी उन पर अटैक करने से पहले उन्हें कमजोर करना चाहती है। फिर हम पांजिया कैसल में फिगरलैंड गार्लिंग को देख सकते हैं, जिसने एक मस्त सा सूट पहना है, और वो रूम ऑफ ऑथोरिटी की तरफ जा रहा है। गार्लिंग अंदर जाके एक चेयर पर बैठता है। फिर वो बाकी फाइल्डर्स को बहुत ही इनफॉर्मली एड्रेस करता है, जो काफी अनयूजुअल है, जो देखकर नाजोरो कहता है एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है।
फिर गार्लिंग कहता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे एक ऑर्डर मिला है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर वॉरक्यूरी कहता है तेरी टोन को क्या हो गया गार्लिंग, जुबान संभाल कर बात कर। बट गार्लिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है अब से वेगापंक यॉर्क मेरे डायरेक्ट कमांड में होगी और अब से मैं ही वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस की पोजीशन संभालूंगा। जिसे सुनकर बाकी के गोरों से बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। इसलिए मार्स कहता है ये नहीं हो सकता। जिसके बाद गार्लिंग का न्यू इंट्रोडक्शन होता है, गोरो से सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस। फिर गार्लिंग कहता है अब यहाँ से सब कुछ बिगड़ने वाला है, दुनिया में ऐसी गड़बड़ होगी ना जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। मेरे फेलो एल्डर्स चलो इस दुनिया को मिलकर एक बेहतर प्लेस बनाते हैं। उसके बाद सीन फिर से एगेड आइलैंड पर शिफ्ट होता है। हम देख सकते हैं कि सैटर्न जमीन पर गिरता है और एडमिरल्स के शॉक फेसेस के सामने चीखता है। सैटर्न की बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग निकल रही है और वाइस एडमिरल्स इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर हम स्पेशली वाइस एडमिरल रेड किंग की रिएक्शंस देख सकते हैं और सैटर्न चिल्लाते हुए इमू के बारे में सोच रहा है और वो कहता है ये नहीं हो सकता इमू सामा। फिर हम सैटर्न की बॉडी को एकदम रैपिडली बूढ़ी होते हुए देख सकते हैं जिससे उसके फेस पर बिल्कुल एक मम्मी की तरफ रिंकल्स आ रहे हैं, जिसे देखकर सभी वाइस एडमिरल्स अभी भी बहुत शॉक है और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। फिर सैटर्न को अपने माइंड में इमू की आवाज सुनाई देती है। इमू कहता है सैटर्न तुमने जॉय बॉय को क्यों भागने दिया। जो सुनकर सैटर्न बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचते हुए कहता है प्लीज रहम कीजिए, उसकी पावर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और इतना कहकर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम उनकी शिप से ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग निकलते हुए देख सकते हैं। फिर जब फ्लेम्स शांत होती है ना तब हम सैटर्न को देख सकते हैं जिसका अब सिर्फ स्केलेटन ही बचा होता है और वो जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके बाद सीन फिर से पंक रिकॉर्ड्स पर शिफ्ट होता है जो आसमान में उड़ रहा है और वो अब एगेड आइलैंड से काफी दूर आ चुका है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शाका, एडिसन, पाइथागोरस और एटलस अभी भी जिंदा है और वो लोग यॉर्क और पंक रिकॉर्ड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। जहाँ पर पाइथागोरस कहता है ब्रेन वेव्स दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ कनेक्ट हो सकती है, तो ये पॉसिबल है कि यॉर्क भी इस ब्रेन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। जिस पर एडिसन कहता है मुझे पता है, फिर भी यही बेटर है कि हम इसे यॉर्क से जितना दूर हो सके उतना दूर रखे, राइट। जब तक ह्यूमैनिटी ये समझ नहीं लेती कि इस ब्रेन को कैसे यूज करना है हम इसका ध्यान रखेंगे। फिर शाका कहता है कि यॉर्क ने हमें गोली मार दी थी, इस वजह से हम लैबोरेटरी को अपने साथ नहीं ला पाए। तो पाइथागोरस कहता है और हम अभी भी लैबोरेटरी इन्वेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बजट और मटेरियल्स की कमी है। तो एडिसन कहता है ये काम हमारा दोस्त कर सकता है और हमें आगे पता चलने वाला है कि उनका ये दोस्त कौन है। फिर हम देख सकते हैं कि एक डोम के अंदर एक लंबा कॉरिडोर है जिसमें वेगापंक के क्लोन्स के रिप्लेसमेंट पार्ट्स पड़े हैं जैसे कि बॉडीज, हेड्स और आर्म्स। फिर वेगापंक्स उन रिप्लेसमेंट पार्ट्स को यूज करके एक नई बॉडी बनाते हैं जिसमें एडिसन का सर, शाका की बॉडी और लेग्स, एटलस का लेफ्ट आर्म और पाइथागोरस का राइट आर्म लगता है और वो सभी एक ही ब्रेन में बात कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें कहीं भी स्टेला की आवाज नहीं देखने को मिलती। फिर सारे वेगापंक्स में थोड़ा सा फनी कॉन्वर्सेशन होता है, लाइक जब एडिसन पूछता है कि चलो अब बताओ कैसा लग रहा है, तो एटलस कहती है थोड़ा सा वेयर्ड है। तो शाका कहता है तुम मेरे नॉर्मल प्रोपोर्शन से जेलस हो। और शाका यहाँ पर इसलिए कहता है कि उसकी बॉडी काइंड ऑफ ह्यूमन जैसी है और बाकी सबकी ऐसी रोबोट जैसी। जिसके जवाब में एडिसन कहता है बिल्कुल नहीं। फिर एटलस कहती है चलो सब यॉर्क पार्ट्स को फेंक देते हैं। फिर एडिसन हंसते हुए कहता है सही कहा, मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर एडिसन अपने दोस्त हेरडस को वेदरिया में कॉल करता है। एडिसन कहता है हेलो वेदरिया, मैं वेगापंक बोल रहा हूँ। तो हेरडस कहता है क्या तुम क्या चाहते हो, और तुम तो मर चुके हो ना। फिर हम नेक्स्ट पेज में कंबा का क्विंडम का सीन देख सकते हैं जहाँ पर कॉल वेगापंक का मैसेज सबको समराइज करके बता रही है। जिसके बाद बेटी कहती है तो हमारी दुनिया समंदर में डूब रही है। जिस पर साबो कहता है फिर तो ये बात समझ में आती है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने क्यों दुनिया के सबसे हाईएस्ट लोकेशन रेड लाइन पर रहने का डिसाइड किया। फिर इवान को कहती है और इसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 700 साल पहले टेकिला वुल्फ, वोडका वुल्फ, रम वुल्फ और बार्बन वुल्फ पर जायंट ब्रिजेस बनाने का ऑर्डर दिया। जिस पर कारासू कहता है हाँ इन सब का एक ही पर्पज है। फिर मोरली कहता है मुझे तो अभी भी इन सब पर यकीन नहीं हो रहा। और इस कन्वर्सेशन के बाद हम ये समझ सकते हैं कि अगर इस ब्रिज को बनाने में 700 साल लगे हैं और अब तक ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है तो सोचो गाइस कि ये ब्रिज कितना बड़ा हो सकता है। और इनफैक्ट वो ब्रिज एक कंट्री है जहाँ लोग रहते हैं, जस्ट वो एक आइलैंड की बजाय एक ब्रिज है। फिर हम ड्रैगन को देख सकते हैं जो कि एक बीच पर खड़ा है और अपने आप से ही बातें कर रहा है। ड्रैगन कहता है वेगापंक इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे लास्ट वर्ड्स पर यकीन करने वाले लोग सिर्फ पीस के लिए ही प्रिपरेशंस करेंगे। हमें जल्दी करनी होगी और इस काम को खत्म करना होगा वरना बहुत जल्द लोगों के बीच
सेफ जगह पाने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि ड्रैगन और रिवोल्यूशनरी आर्मी अब क्या करने का सोच रहे हैं। क्या वो सच में मारी जॉस पर फिर से अटैक करने वाले हैं? क्योंकि जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा, मारी जॉस में कियोस मचा हुआ है, तो ये उन पर अटैक करने का सबसे अच्छा चांस हो सकता है। प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक भी कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।